चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 27 अप्रैल, मतलब आज ही के दिन। दोस्तों, जब हम डिजाइन शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोग फैशन या ग्राफिक्स याद आता है, लेकिन आज के ज़माने में डिज़ाइन का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और बेटर ह्यूमन लाइफ। इस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है इंटरनेशनल डिज़ाइन डे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन दिवस, जो कि हर साल आज ही के दिन 27 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 27 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन इंटरनेशनल डिज़ाइन डे का रिलेशन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिज़ाइन से, जो कि आज ही के दिन फॉर्म हुआ था 1963 में। इसकी फाउंडिंग डेट को कमेमोरेट करने के लिए यह ऑब्जर्व किया जाता है। शुरुआत में इसे वर्ल्ड ग्राफिक डे के नाम से जाना जाता था और इसे इस नाम से 1995 में लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम वर्ल्ड कम्युनिकेशन डिज़ाइन डे रखा गया और फिर बाद में उसको चेंज करके इंटरनेशनल डिज़ाइन डे रखा गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा प्रणाली विशेष रूप से भारतीय सेना के टैंकों द्वारा बारूदी सुरंगों को भेजने के लिए डिजाइन की गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। पिनाका प्रणाली, ट्रॉल असेंबली, अर्जुन सिस्टम या ब्रह्मोस प्रणाली। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ट्रॉल प्रणाली। यह जो दिख रहे हैं आप, यह ट्रॉल है, ट्रॉल सिस्टम है। होता क्या है कि टैंकों को निष्क्रिय करने के लिए अक्सर कर दुश्मन के क्षेत्र में माइंस बिछाई जाती हैं। यह माइंस जो होती हैं, ये टैंकों के लिए काफी खतरनाक होती हैं और टैंकों को निष्क्रिय कर देती हैं। इन माइंस को हटाने के लिए यह ट्रॉल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 975 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इसके लिए। इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं BEML अर्थात भारत अर्थ मूवर लिमिटेड और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक हाइड्रोलिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ट्रॉल क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म है टैंक बेस्ड माइनफील्ड ब्रीचिंग सिस्टम। यह सिस्टम टैंक के फ्रंट पर लगाया जाता है और बैटलफील्ड में लैंड माइंस को न्यूट्रलाइज करता है। इससे भारतीय आर्मी के टैंक्स सेफली आगे बढ़ सकते हैं। इसे डिजाइन किया है DRDO ने, अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यह सिस्टम माउंट होगा T-72 मेन बैटल टैंक और T-90 मेन बैटल टैंक। T-72 अर्थात अर्जुन मेन बैटल टैंक और T-90 अर्थात भीष्म बैटल टैंक। बैटलफील्ड में एनिमी माइनफील्ड टैंक मूवमेंट रोक देते हैं। ट्रॉल एंटी टैंक माइन डिटेक्ट करता है और सेफ लेन बनाता है, जिससे कि मैकेनिस्ट फोर्सेज जो होती हैं वो आसानी से मूव कर सकें। मॉडर्न माइन शिफ्ट प्रेशर से नहीं चलती, मतलब टैंक के लोड से नहीं फटती हैं। इसमें मैग्नेटिक फ्यूज लगा रहता है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा रहता है और इन्फ्लुएंस माइंस होती हैं, मतलब टैंक के पास में आने से भी यह फट सकती हैं। ट्रॉल इस सब चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह इन सब चीज़ों को भी यूटिलाइज कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2026 में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। बिश्केक, अस्थाना, ताशकंद या दुशानबे। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बिश्केक। दोस्तों, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग 27 एवं 28 अप्रैल 2026 को बिश्केक, किर्गिस्तान में शेड्यूल की गई है। इंडिया का डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अच्छा, SCO कब स्टैब्लिश हुआ था फ्रेंड्स? तो SCO एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। इसके मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान,
उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। इसमें बाद में ईरान को भी एक्सपेंड किया गया है और ईरान को भी मेंबर बनाया गया है। भारत ने एससीओ ज्वाइन किया था 2017 में। अच्छा, यह बिस्किट जो है यह किर्गिस्तान की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने बसरा स्मारक में अज्ञात भारतीय सैनिकों की स्मृति में डिजिटल पैनल लगाए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, यूनेस्को, आईसीआरसी, यूएनडीपी या सीडब्ल्यूजीसी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सीडब्ल्यूजीसी। दोस्तों, अप्रैल 2026 में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल करेक्शन हुआ है। लगभग 33,000 भारतीय सोल्जर्स के नाम डिजिटली बसरा मेमोरियल, जो कि इराक में है, पर ऐड किए गए हैं। यह वही सैनिक हैं जो पहले विश्व युद्ध के मेसोपोटामिया कैंपेन में शहीद हुए थे। सोचिए, एक सेंचुरी तक इनके नाम इंडिविजुअल फॉर्म में मेमोरियल पर नहीं थे। बसरा मेमोरियल इराक में स्थित है और कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन यानी सीडब्ल्यूजीसी के अंडर मेंटेन्ड है। यह मेमोरियल उन सोल्जर्स को डेडिकेटेड है जिनके ग्रेव्स मिले नहीं थे। पहले ब्रिटिश और अन्य सोल्जर्स के नाम इस पर लिखे गए थे और भारतीय सैनिकों के बस न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में नाम लिखे गए थे। मतलब जो किसी सैनिक को नाम के साथ एक न्यूमेरिकल फिगर दिया जाता था, वही न्यूमेरिकल फिगर दिया लिखा था। अब डिजिटल पैनल इंस्टॉल किए गए हैं क्योंकि इराक की सिक्योरिटी सिचुएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट के कारण फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन मुश्किल था। इन डिजिटल पैनल्स में सोल्जर्स के नाम, रैंक और रेजिमेंट दर्शाई गई हैं। पहले विश्व युद्ध में भारत ने टोटल 13 लाख से अधिक पर्सनल भेजे थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार लोकप्रिय रूप से ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है और जिसने 2026 में सभी महिलाएं प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, स्टॉकहोम प्राइज, गोल्डमैन प्राइज, यूएनईपी अवार्ड या फिर ब्लू प्लैनेट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स गोल्डमैन प्राइज। दोस्तों, 2026 का एनवायरमेंटल गोल्डमैन प्राइज एकदम यूनिक रहा है क्योंकि इस साल सभी 6 महिलाएं एक्टिविस्ट थीं जो कि विनर्स रही हैं। इस अवार्ड के एनवायरमेंटल वर्ल्ड का ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस प्राइज की स्थापना 1989 में हुई थी। किसके द्वारा? रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा। हर साल दुनिया के 6 रीजन से ग्रासरूट एनवायरमेंटल लीडर्स को सम्मान दिया जाता है। हर विनर को लगभग 2 लाख $US प्राइज दिया जाता है। अब विनर्स कौन कौन हैं इनके बारे में जानते हैं। कोलंबिया से युवेलिस मोरालेस ब्लैंको, साउथ कोरिया से बोरिंग किम, यूनाइटेड किंगडम से सरहा फिंच, यूएसए से एलेना हर्ली, नाइजीरिया से इरोरो तांशी और पपुआ न्यू गिनी से थ्यूनीला मतबूब। ये आप याद कर लीजिएगा, इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने पश्चिम एशिया के जोखिमों को हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2027 के जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर 6% कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मूडीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर ओईसीडी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मूडीज। दोस्तों, मूडीज ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 27 जीडीपी फोरकास्ट को 6.8% से घटाकर 6% कर दिया है। इसका मेजर रीजन बताया गया है वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कि ऑयल प्राइसेस शार्पली बढ़ गए हैं। अच्छा, भारत अपनी क्रूड ऑयल प्राइसेस रिक्वायरमेंट का लार्ज पोर्शन इंपोर्ट करता है और गल्फ रीजन पर काफ़ी डिपेंडेंट है। जब ऑयल महंगा होता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, यूपी पर प्रेशर बढ़ता है, इन्फ्लेशन
महंगाई भी बढ़ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है हर सामान का वो बढ़ता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ता है। मतलब फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से सीधा आम आदमी पर प्रेशर आता है। मूडीज के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 7.6% रहेगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 27 की ग्रोथ रेट घट सकती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया और अमोनिया के लिए गल्फ इंपोर्ट्स पर काफी निर्भर है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुई तो एग्रीकल्चर कॉस्ट भी बढ़ सकती है, जिससे फूड इन्फ्लेशन आएगा। अच्छा, इसमें एक पॉजिटिव साइड जो भारत की तरफ है वो है कि भारत का पास अपना $700 बिलियन का स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट रिजर्व है। भारत का सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है और भारत की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे एक पॉजिटिव फैक्टर भी बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से कौन सा कानून जन्म वर्ष के आधार पर तंबाकू की खरीद पर स्थायी पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तंबाकू एक्ट, तंबाकू अधिनियम, वेब्स बिल, वेब्स तंबाकू या फिर स्मोकिंग लॉ। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, तंबाकू अधिनियम। दोस्तों, खास बात है कि यूके ने टोबैको और वेब्स बिल पास किया है, जो कि एक अपने आप में रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। इसके अनुसार 1 जनवरी 2009 के बाद से जन्मे लोग कभी भी लीगली तंबाकू परचेज नहीं कर सकते और उसका उपयोग नहीं कर सकते। अठा उनका ये कहना है कि आज जो डेट है तंबाकू उपयोग की वो लीगल एज है 18+, लेकिन फ्यूचर में जो भी व्यक्ति 2009 के बाद जन्मा है उनके लिए तंबाकू लाइफ टाइम बैन रहेगा, जिससे कि एक स्मोक फ्री जनरेशन बनेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नव खोजे गए चंद्र खनिज की घोषणा चीनी शोधकर्ताओं द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मोनाजाइट, जिरकोनाइट, फ्लेक्सपार या चेनसाइट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, चेनसाइट। दोस्तों, स्पेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी और खबर मिली है। सीरियम मैग्नीशियम चेनसाइट नाम दिया गया है एक नए खनिज को, जो कि हाल ही में चाइना ने खोजा है, मून के 11th अननोन मिनरल के नाम से। इस डिस्कवरी को ऑफिशियली चाइना ज्योग्राफिकल सर्वे ने अनाउंस किया है। यह मिनरल 44 ग्राम लूनर मेटेओराइट सैंपल से मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए बागलकोट विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसे मिलेगी? निम्नलिखित में से किसे उपाधि प्राप्त होगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, के शिवन, नंबी नारायण, एस सोमनाथ, राधा कृष्णन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नंबी नारायण। दोस्तों, कर्नाटका की बागलकोट यूनिवर्सिटी, जो कि 2023 में एस्टैब्लिश हुई थी, अब अपना पहला कॉन्वोकेशन अप्रैल 2026 में कंडक्ट करने जा रही है। इसका वेन्यू है दरबार हॉल, BLDE कैंपस, जमखंडी। इसमें सबसे स्पेशल मोमेंट ये है कि इसमें फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण को ऑनरी डॉक्टरेट दिया जाएगा। नंबी नारायण का नाम आपने सभी ने सुना होगा। यह भारत के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोग्राम के पायनियर में से एक माने जाते हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो होती है फ्रेंड्स, ये हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। नंबी नारायण को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शहरी अवसंरचना नवाचार में योगदान के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2026 के युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जय शाह, आर्थर लॉ, थॉमस ओकमास या खालिद सबर्टी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आर्थर लॉ।
दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए आर्थर लॉ को यंग ग्लोबल लीडर चुना है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल का हमने आपसे पूछा था प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन एवं स्वीकृति समिति की देखरेख करता है? आपके ऑप्शन हमने आपको दिए थे, विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय या फिर पर्यावरण मंत्रालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, भारी उद्योग मंत्रालय। दोस्तों, भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च की थी और ईवी एडॉप्शन एक्सलेट किया था। यह 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव होगा और पुरानी फेम 2 स्कीम को रिप्लेस करेगा। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। इसके लिए 10,900 करोड़ का आउटले रखा गया है, कैपिटल रखा गया है। यह इक्विटी मॉनिटर करेगा, पीआईएससी इसको मॉनिटर करेगा, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमेटी। इसके तहत 72,300 फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का टारगेट रखा गया है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष दूरबीन 2.4 मीटर दर्पण के साथ डिजाइन किया गया है और हबल की तुलना में लगभग 100 गुना बड़ा दृश्य क्षेत्र रखता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, वेब टेलीस्कोप, रोमन टेलीस्कोप, स्पाइसर टेलीस्कोप या चंद्र टेलीस्कोप। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।